I will start similar triangles for class 10th CBSE and ICSE. Actually स्टूडेंट्स की बहुत कंप्लेंट थी, मैसेज पढ़ता था मैं कि सर आप 11th 12th के ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, सर 9th 10th के लिए हमारे लिए भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो लीजिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल्स अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और बेस्ड ऑन थ्योरम्स, सारी थ्योरम्स भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स? क्लास 9th में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे। ओके, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते थे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, ऑल्सो एरिया ऑल्सो इक्वल्स। एरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सेम शेप होती है, साइड भी सेम होता है और एरिया भी इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। और बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if they have same shape but size may be different, but size may be different। तो बेसिकली डिफरेंस क्या रहा? शेप तो सेम होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की भी और सिमिलर ट्रायंगल की भी, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC और एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है PQR। तो दिस ट्रायंगल्स मे बी सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमने क्या बताया था आपको? एरिया भी इक्वल होता है। तो कहीं से भी इसका एरिया इक्वल नजर नहीं आ रहा। सेम शेप होती है और सेम साइज भी होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, बट सिमिलर ट्रायंगल में शेप तो सेम होगी बट साइज में भी डिफरेंट, एरिया भी इसका इक्वल नहीं होता। तो वी कंक्लूड दैट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर ट्रायंगल मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो बेसिक डिफरेंस यही है। उसमें हम इक्वलिटी देखते हैं साइड्स की और इसमें हम रेशियो ऑफ साइड्स देखते हैं। ओके, तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमने कुछ क्राइटेरिया स्टडी किए थे। वो क्राइटेरिया क्या थे? SAS, SSS होता तो सिमिलर, उसमें क्या होता था? साइज all sides must be equal और corresponding sides must be equal। उसमें सारी corresponding sides equal होती थी, लेकिन इसमें corresponding sides equal नहीं होती, बल्कि इसमें रेशियो equal होता है। तो some important criterion for similarity, important criterion for similarity। फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो मतलब होता था उसको होता था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती थी और इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है आपके पास ABC एंड PQR। ओके, PQR, तो इसमें क्या होगा? AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये आपका रेशियो इक्वल होगा तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे हमेशा। ओके, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम इन द रेशियो देन दीज ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। लिखते कैसे हैं सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, इस तरह से सिमिलर का साइन है आपका दिस, ये साइन होता है सिमिलरिटी का। ओके, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है। उसमें जनरली क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में AB is equal to PQ and AC is equal to PR and BC is equal to QR, but in similar triangles ratios must be equal. So this is the first criteria for proving similarity. Okay, next criteria is, चलिए यही लेते हैं, second criteria is SAS. SAS means टू साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब AB, सपोज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR है ना। तो एंगल बीच में आ रहा है, देखिए बीच का एंगल कौन, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, A एंड P। तो एंगल A मस्ट इक्वल टू एंगल P। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ओके, और थर्ड क्राइटेरिया है आपका एंगल। दो एंगल से काम चल जाता है, वैसे एंगल भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है किसी में ट्रायंगल के तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली 180 माइनस करके आएगा तो इक्वल ही होगा। सपोज यही ट्रायंगल है तो अगर हम प्रूव करते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो एक क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ओके, तो ये तीन क्राइटेरिया है आपके सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मेनली। तो इनसे ही हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, क्वेश्चंस प्रूव करना सिखाएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चंस प्रूव करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्योरम्स स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फर्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और शॉर्ट में इसको बोलते हैं BPT, और इसका दूसरा नाम भी है थेरेस थ्योरम, क्योंकि थेरेस थ्योरम ने इसको ड्राइव किया था इसलिए इसका नाम है थेरेस थ्योरम। ओके, तो BPT, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरम क्या कहती है। स्टेटमेंट है आपका, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect distinct points then it divides other two sides in the same ratio, other two sides in the सेम रेशियो। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है,
ABC is a triangle. कह रहे कि if a line drawn parallel to any one side of a triangle, मान लीजिए मैंने इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की DE, okay, this is parallel to this, then this line divides other two sides in the same ratio. तो टू प्रूफ क्या हुआ इसमें, पहले गिवन लिख लीजिए. गिवन क्या है, अ ट्राइंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC. टू प्रूफ आपका क्या हुआ, टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना. If a line drawn parallel to one side of a triangle, इस साइड के पैरेलल हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. मींस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ DF perpendicular to AE. DF perpendicular to AE means AC पर है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सेम लाइन है. तो चाहे हम कंसीडर करें बेस AE तब भी यही परपेंडिकुलर काम करेगा, और चाहे हम बेस कंसीडर करें EC तब भी आपका परपेंडिकुलर DF काम करेगा, क्योंकि ये सेम लाइन है, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर है. तो कहीं भी ले सकते, किसी पॉइंट पर हम इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं. इसी तरह से ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AB. EG मैंने किस पर ड्रॉ किया है, AB पर. तो AB लाइन का कोई भी पार्ट अगर मैं लूं, तो जैसे मान लीजिए मैं बेस AD लूं तब भी यह EG परपेंडिकुलर काम करेगा. अगर मैं बेस DB लूं तब भी परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, GE. ठीक है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन DE एंड BE, सॉरी DC एंड BE. तो एक कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए आप, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC एंड GE perpendicular to AB and join DC and BE. DC and BE. ओके, तो इतना काम समझ में आ गया मेरे ख्याल से. ओके, क्लियर है सबको. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल लिया, उसमें D पैरेलल टू BC लिया, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए D से AB AC पर और एक इससे E से AB पर. ठीक, इनको ज्वाइन किया DC और EB को. अब प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को. देखिए प्रूफ इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. बोर्ड में अक्सर ये थ्योरम आती है, इसलिए अच्छी तरह से समझिए इस थ्योरम को, ध्यान दीजिए. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AF, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB. एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB. ऐसा क्यों किया हमने, इन्हीं ट्रायंगल्स को क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो GE परपेंडिकुलर है ये पूरी लाइन पर है, तो हमको इसका भी बेस मिल जाए, इसका भी, इस बेस पर भी यही परपेंडिकुलर काम करेगा, और इस बेस पर भी परपेंडिकुलर यही काम करेगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होगा हाफ. अगर मैं AD बेस लेता हूं तो GE परपेंडिकुलर होगा, AD इंटू GE. ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो हाफ बेस में अगर DB लेता हूं तो हाइट तो आपकी यही काम करेगी GE, क्योंकि पूरे AB पर परपेंडिकुलर होगा. तो दिस इज हाफ DB इंटू GE. ओके,
जी से जी कैंसिल होगा आपका, हाफ से हाफ, तो आपका ये हो जाएगा AD अपॉन DB, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ आई विल टेक टू ट्रायंगल्स अगेन इन दिस साइड, so area of triangle ADE upon area of triangle DEC, क्योंकि ये DF परपेंडिकुलर हमको दोनों में मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स के लिए काम करेगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या होगा, हाफ, अगर मैं ये बेस लेता हूं तो ये आपकी हाइट काम करेगी, हाफ AE इंटू BF, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की बात करूं तो बेस अगर मैं EC लेता हूं तो परपेंडिकुलर तो आपका DF ही होगा, हाफ EC इंटू DF, अगेन DF कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, तो दिस इज AE अपॉन EC, सेकेंड इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन DB और DEC, AD अपॉन DEC आपका ये आ रहा है, तो यहां पर देखिए मेन चीज क्या है सॉरी, तो एरिया जो न्यूमरेटर है दोनों का वो न्यूमरेटर इक्वल है, न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है इसमें, और इसमें भी न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। अब हमको अगर नीचे का इक्वल हो जाए तो हमको इक्वलाइज कर देंगे दोनों को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और DEC देखिए क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एंड DEC, ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं, तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal to area of triangle DEC, reason triangles on the same base and between same parallel lines, and between same parallel lines, ओके, तो इक्वल होंगे, इसको मैं अगर थर्ड नाम दे दूं, देखिए अब DEB और DEC इक्वल हो गए, तो मैं इस फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2 मैं यहां DEC की जगह क्या लिख सकता हूं, DEB लिख सकता हूं, तो DEC और DEB इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह मैं लिखूंगा DEB is equal to the same AD upon DB, this AE upon EC. This is equation 4. Is it clear? अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट and fourth are equal, so right hand side must be equal, so from equation first and fourth, we get AD upon DB is equal to AE upon EC, यही आपको प्रूव करना था, ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम्स, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके, आगे नेक्स्ट थ्योरम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ओके, थैंक यू।